साथियों, किसानों का आंदोलन, हमारा आंदोलन, इस शीर्षक के साथ हम आपसे आज संबोधित करना चाह रहे हैं। किसान सड़क पे है और आज से नहीं, काफी सालों से वो संघर्ष कर रहा था और आशा थी कि ऐसे नीतियां बनेंगी, ऐसे कानून बनेंगे जिससे जो संकट है कृषि में, उससे वो मुक्ति पाएगा। मुक्ति पाना तो बहुत दूर की बात है, उसका संकट लगातार गहरा होता गया। ये पिछले काफी सालों में हमने देखा है। उसका मापदंड एक तो यही है कि बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने देखा है कि किसान आत्महत्या करता रहा है और आज भी उसके आंकड़े जो हैं देखें तो कहीं कम नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने पिछले 2 साल में तो आंकड़े ही साझा करना बंद कर दिया था सरकार ने। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसको पुलिस रिसर्च ब्यूरो के साथ उसको मर्ज कर दिया गया और आंकड़ों को जैसे साझा करना चाहिए था वैसा साझा करना बंद कर दिया था। ये तो एक सूचक था, एक उसका मापदंड है कि भाई संकट कितना गहरा है और किसान जब ऐसी परेशानियों को जूझता है तो वो किस कगार पर पहुंच जाता है, उसे आत्महत्या करता है। ये संकट का गहरा होने का एक सूचक है। ये पिछले 2 दशक में लगातार होता रहा है और कहीं भी उसे जो जूझना चाहिए था नीतियों को, सरकार की योजनाओं को, उसे जूझी नहीं है। दूसरी बात जो आज की संदर्भ में जो कहने की जरूरत है कि कोविड का जमाना था, हम सभी लोग अभी भी कोविड के संकट से बाहर निकले नहीं हैं। उसी दौरान जो कि हमने देखा कि किसान ने अपनी कटाई भी की और अपनी नई बुआई करने में भी वो जुटा रहा। कनक की बुआई हुई और कनक की बुआई करके आज किसान जो है वो फैसला किया उसने कि ये जो 3 कानून सरकार लाई है, इन कानूनों के बारे में शायद आपको जानकारी कुछ तो होगी, क्योंकि समाचार पत्रों में भी आपको होगी कि एक तो जो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हुआ करता था, उसमें फेरबदल किया गया। जो होर्डिंग के ऊपर जो लिमिट थी उसको उठा दिया गया। उसके ऊपर जो सरकार का जो हस्तक्षेप होता था वो उसको जरूरी ना समझते हुए सरकार ने वो रास्ता बड़े कंपनियों के लिए खोला है ताकि वो बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का या दूसरी के कृषि की फसलों का जो उत्पाद है उसका वो स्टोर कर सकता है उसकी, और उसको जैसे चाहे उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, वो उसको बेच सकता है। दूसरा जो एक्ट है, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट होता क्या था, ये लिमिट्स होती क्यों थी, क्योंकि इसमें भाव बढ़ते थे और खूब जो स्पेकुलेशन होता था और उससे जो बड़ा कंपनियां और व्यापारी जो सट्टा भी खेलते हैं, जिसको फ्यूचर मार्केट कहते हैं, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। चाहे तिलहन में हो, हमने देखा है उसका ये जो होर्डिंग की लिमिट्स नहीं हो तो वही स्पेकुलेशन में होता है, फ्यूचर्स मार्केट में उसका इस्तेमाल होता है। उसमें तब जो है बुआई, ना तो किसान को कोई फायदा और ना ही
जो कोई छोटी मिल भी वाला यदि कोई काम कर रहा हो उसका कोई फायदा होता, फायदा है तो बड़े कंपनियों और व्यापारियों का होता है, क्योंकि वही उसी से लाभ उठाते हैं और वो आयात निर्यात करते हैं। तो ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था उसका एक ये लक्ष्य था कि ऐसी स्पेकुलेशन और होर्डिंग के ऊपर लिमिट्स लगाई जाए, लेकिन अब उन्होंने उठा दी सरकार ने, क्योंकि कंपनियों के लिए रास्ता खोलना था। दूसरा एक एक्ट है जिसको आप जानते हैं, एपीएमसी का, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट, जो है, जो एपीएमसी मार्केट्स थी जो कि रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, जहां पे जब भी आप कोई भी खाना का यदि मान लीजिए बिक्री करने गए हैं तो आप टैक्स दे के वहां की देख रेख कमेटियों की देख रेख में, सरकार की देख रेख में आप जो है उसमें वहां पे खरीद फरोख्त होती है। अब एपीएमसी के बाहर जो है इनको अलाउ कर दिया गया, प्राइवेट मार्केट्स को, कंपनियों को, कि खरीद सकते हैं बिना कोई टैक्स भी उसको देना नहीं पड़े। लेकिन हाँ, जो उसमें कहा जा रहा था कि भाई ये जो अपने कानून है ये एक किसान को अब चॉइस देगा, भाव अलग देगा। लेकिन हमने जहां पे भी ये ऐसा देखा गया, जैसे मान लीजिए एक दो स्टेट्स में, जैसे कि बिहार की बात करूं, वहां पे ये प्राइवेट मार्केट्स बीच में 2006 से लाई गई। लेकिन उसका यदि हम अनुभव है जो हमारा बताता है कि वहां के किसानों को लाभ नहीं हुआ, बल्कि उसका एक और जो पहलू है उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेडर्स खेल लेते हैं, किसानों को तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो ट्रेडर्स खरीदे वो इंटरस्टेट ट्रेड करते हैं, मतलब बिहार से यूपी में, यूपी से हरियाणा, पंजाब, कहीं भी जा सकते हैं वो देश भर में। यदि वो देखें तो इंटरस्टेट ट्रेड के द्वारा हुआ क्या, उसके द्वारा यदि मक्का का जैसे केस ले लीजिए, तो यहाँ पे कोई हरियाणा में दाम दिया तो उससे कहीं कम, 700-800 रुपया कम हमने देखा कि उसमें बिक्री हो रही है। बिहार से ट्रेडर लेके आता है मक्का को यहाँ पे बेच। हालांकि यहाँ की हरियाणा की सरकार चाहती थी कि लोग यहाँ पे मक्का करें, क्योंकि वो किसानों को जो फसल चक्र है उससे उसमें फेरबदल करवाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे हम धान करते हैं तो काफी पानी का इस्तेमाल होता है, तो कुछ ऐसी फसलें भी लाई जाएं फसल चक्र में उसके लिए। लेकिन जब किसान को मोल नहीं मिलेगा मक्का में और सही दाम नहीं मिलेगा और बाहर से सस्ता आएगा और वहां के किसान को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ बीच में जो व्यापारी है या कंपनी है उसको फायदा हुआ, यहाँ के किसान को भी कष्ट हुआ, तो किसान दोनों जगह मरा, बिहार में भी मरा और हरियाणा में भी मरा। इसका अनुभव है। तो ये जो कंपनियां जो कि बिना कोई रोक टोक के व्यापार करती हैं, ये किसान को फायदा देने के लिए अनुभव बताता है कि नहीं व्यापार करती हैं, उसके लिए किसान को भाव नहीं मिलता है। तो उसका एक और क्या पहलू था कि भाई एक एमएसपी अनाउंस किया जाता था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है अनाउंस किया जाता था। यदि आप देखें तो इस समय वैसे 20 से कहीं ऊपर 24 के करीब फसलों का एमएसपी जो है सरकार अनाउंस करती है, लेकिन यदि आप देखें कम से कम 6 फसलों के केस में हमने उसको कारगर देखा है। हालांकि अभी उसका एमएसपी का सब्जियों तक हमने देखा है कि उसके ऊपर विचार हुआ केरल में, क्योंकि ये अभी उसके ऊपर एमएसपी नहीं डिक्लेयर किया जाता था, लेकिन केरल स्टेट ने अभी उत्तर प्रदेश में की सरकार ने, जो कि अभी एक वामपंथी सरकार है, उसने उसके लिए भी एमएसपी अनाउंस किया। तो ये जो एमएसपी है, कई बार कहा जाता है कि सिर्फ 6% किसानों को, जो पंजाब और हरियाणा के और कुछ उत्तर वेस्टर्न यूपी के किसान हैं, सिर्फ उन्हीं तक उसको लाभ मिल सकता है, तो एमएसपी ये सभी किसानों के लिए नहीं है। ये गलत है। एमएसपी एक सिग्नल है, एक कि भाई इससे, बल्कि किसान तो आज ये पूछ रहा है कि बल्कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसमें यदि कोई एमएसपी के नीचे बेचे तो उसके ऊपर या तो जिसने खरीदा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, या सरकार भावांतर से उसका खमियाजा जो किसान को भुगतना पड़ रहा है उसको पूरा करे। तो ये जो डिमांड है कि भाई इस एक्ट को जो जिस तरह से परिवर्तित इन्होंने किया है, एपीएमसी मार्केट्स को खत्म करना जो कि रेगुलेटेड मार्केट्स थी, और प्राइवेट मार्केट्स को लाना जो कि कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है,
जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये जो इस तरह का जो कानून बनाया है, किसान उसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल सही है कि वो तैयार होना भी नहीं चाहिए। उसके बारे में कोई दो राय नहीं है मेरे मन में तो, क्योंकि उससे किसान को फायदा नहीं होने वाला, कंपनियों को फायदा होगा, बड़े व्यापारियों को फायदा होगा। और बल्कि यदि मैं कहूं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हरियाणा प्रदेश में यदि मान लीजिए आपने कोई आपका पानी का संकट है, जो उसको दूर करने के लिए फसल चक्र में बदलाव करना है, तो ये आपकी पूरी पर्यावरण की और हमारी अपनी जरूरतों की, खाद्य सुरक्षा की लॉन्ग टर्म जो हमारी जरूरत है, उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात होता है ये वाले। तो ये जितने भी लॉज हैं जो कि मार्केट को सर्व करते हैं, लेकिन जो नॉन मार्केट एलिमेंट्स हैं, चाहे जैसे कि पर्यावरण का मामला हुआ, पानी का मामला, उसका भाव नहीं लगाते आप। ये जो सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो कैलकुलेशंस में नहीं आते, उसके ऊपर यदि मार्केट तो ध्यान नहीं देती है, तो किसको ध्यान देना है? उसको अपन राज सत्ता के हस्तक्षेप से, नीतियों के हस्तक्षेप से, सत्ता के हस्तक्षेप से ख्याल रख सकते हैं। तो चाहे सामाजिक तौर से देखा जाए, जहां इसको अपन इकोलॉजिकल, पर्यावरण के तरीके से देखें, क्योंकि सॉइल, वाटर और बायोडाइवर्सिटी, जो जैविक विविधता है हमारे, चाहे फसल चक्र का जिसमें जैसे प्रवर्तन की बात हुई, पानी को बचाना, मिट्टी को बचाना, उसके संरक्षण के लिए काम करना, तो ये जो हमारे मुख्य नॉन मार्केट कैलकुलेशन है, जो कि बाजार में जिसका मोल नहीं लगता, इसको बचाने के लिए सरकार की नीति चाहिए। और इस एक्ट में मार्केट को पूरा प्रभावी कर देना, सरकार का हस्तक्षेप निकाल देना। और जो सरकार का हस्तक्षेप, यदि उसमें यदि आपने जो एम्पावरमेंट और प्रमोशन का मामला है, यदि आप उसमें देखें, यदि एक एक्ट जो है जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लोग से भी आप, हम साथी जानते हैं, तो ये उसमें आपने शायद अखबारों में पढ़ा भी होगा, जानकारी भी हुई होगी। इसके ऊपर ऐसे प्रोविजन है कि जो कि जिसमें कि इवन यदि कानूनी तौर पे यदि कोई आप रिड्रेसल करना चाहें, तो आपके पास वो रास्ता नहीं रखा गया। रास्ता क्या रखा गया? ताकि आप जो प्रशासन है उसमें लोकल स्तर के ऊपर उसकी इंटरवेंशन रखी गई, तो किसको सुनेगा? यदि आपके और बीच में, कंपनी के बीच में, किसान के बीच में यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई आपको जब खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर यदि आपको अपनी ग्रीवेंस को रिड्रेस कराना है, तो उसके लिए इवन ऐसा किसी और कानून में नहीं है, इसमें रखा गया कि आप पहले ये सारे जो रिकोर्स हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जो कि वो डिसाइड करेंगे, वो आर्बिट्रेट करेंगे, ऐसा प्रशासन का रोल बना देना, भूमिका बता देनी कि, और कानूनी तौर पे वे कोई संरक्षण नहीं बना, उसमें एनवायरमेंट, कोई एम्पावरमेंट नहीं है किसान की, कंपनियों की एम्पावरमेंट है। यदि प्रोटेक्शन है तो कंपनियों की प्रोटेक्शन है, उसमें किसान की कोई प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट नहीं है उसमें। तो यदि अपन मार्केट को खोलना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई एम्पावरमेंट और एश्योरेंस नहीं देना, इस चीज को अपन साफ देख रहे हैं, क्योंकि जो और एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी, इसमें खुला लूट, कारपोरेट लूट के लिए रास्ता खोला जा रहा है, और इससे किसान का कोई फायदा नहीं होना, इसलिए किसान उससे नाराज है। किसान इसलिए सड़क पे है, उसका विरोध कर रहा है, और इसका विरोध करने का अर्थ उसकी तो आजीविका पे फर्क है, और साथ में हमारे खाद्यान्न सुरक्षा पे हमारे प्रभाव पड़ेगा, हमारे जीवन के ऊपर। देखिए, आज भी 62% साथी जो है वो किसानी या ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, सिर्फ 38% जो है शहरी अर्थव्यवस्था से। और शहर में भी जो काम आके करता है, ये अभी आपने कोविड में देखा कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा, उसका अभी भी गांव के साथ रिश्ता है। अभी आपने देखा ना, माइग्रेंट्स को वापस जाते हुए देखे दिया, क्योंकि उनके पास चाहे छोटी जोतें हैं, चाहे उनके वहां पे घर हैं, चाहे जो भी है, ग्रामीण व्यवस्था के साथ हमारा जुड़ाव अभी भी हमारी जो आम आदमी है उसका है। कुछ हम जिनका छूट गया होगा रिश्ता, वो बहुत लोग कम है। तो ये रिश्ता जो है ग्रामीण व्यवस्था के साथ, उनकी आजीविका के साथ, उनके उस अर्थव्यवस्था के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर बहुत बड़ा जब आघात होता है, तो ये समझ लीजिए ये हमारे सबके ऊपर आघात आता है, इस देश के ऊपर आघात। आज हमने देखा क्या, जो सरकार एक वन नेशन
की बात करती है, वन लॉ की बात करती है। उसने ही जब किसान संघर्ष करना चाहता था, किसान प्रोटेस्ट करना चाह रहा था, तो उसको कहा कि आप अंबाला से शंभू बॉर्डर से आगे नहीं जा सकते। तो किसान हरियाणा को जो जो किसान की इकाइयां थी, उनको पंजाब के किसानों का साथ दिया जब सरकार ने उसके ऊपर पुलिस का दमन शुरू किया, बैरियर तोड़े। तो ये पंजाब और हरियाणा के किसानों की मिलके जुटता होना, और जो राज सत्ता है, जो सरकार है, वो कानून को वन नेशन तरह नहीं, वन नेशन को करने वाले तो लोग हैं, जो आम नागरिक है। सरकार तो जो है इसको वन नेशन कहती है, झूठ झूठा वो उसको इस्तेमाल करती है जब भी उसे इस्तेमाल करना होता है, जैसे उसने कश्मीर में अभी इस्तेमाल किया, आर्टिकल 370 को किया। इसी तरह से ये आज हमने देखा कि ये सरकार दमन करती है, और ऐसा दमन यदि हमने जो मैं जो संघर्ष के साथ देखा कि यदि किसान प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली में आना चाहता है, तो ये मैं याद करता हूँ वही जो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के साथ किया था, चाहे वो खेड़ा में, बारडोली में या चंपारण में जब जाते थे तो उनको जाने नहीं देते थे, किसानों से मिलने नहीं देते थे। यही इसी तरह से आज दिल्ली में ना पहुंच पाना किसानों की, ये उसी तरह की याद दिलाता है कि ये सरकार जो है, ये ब्रिटिश सरकार की तरह, जो एक उपनिवेशवादी सरकार थी, एक कॉलोनियल सरकार थी, एक अंपायर था, उसी तरह बिहेव कर रही है। अगली बात पे मैं जाना चाहूं कि ये संघर्ष हो रहा है, दमन हो रहा है, तब भी ये एक सिर्फ दमन ही नहीं कर रही, एक डिविजिव पॉलिटिक्स, जो कि विभाजन करने वाली पॉलिटिक्स, कहा कि ये तो पंजाब के किसानों की समस्या है, ये किसी मुट्ठी भर किसानों की समस्या है, बाकी किसान तो इससे खुश है। झूठ बोलना। आज मैंने कहा कि मैंने शुरू ही बात की कि देश में कितने सालों से हमने आत्महत्याएं देखी हैं, और कृषि का संकट गहरा हो रहा है। हमने इसके बारे में बातचीत की कि ये जो कृषि व्यवस्था बनी थी, अर्थव्यवस्था बनी थी, उसके जो उसमें अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की परिस्थितियां थी नीति के कारण। जैसे कि पंजाब, हरियाणा हरित क्रांति के एक बहुत बड़े आधार थे, वेस्ट यूपी उसका बड़ा आधार था। और यहाँ पे आपने कनक हो या धान हो या इसका आपने जब उत्पादन ज्यादा कराया और उसी को आपने आधार बनाया, आपने खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए बनाया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो जो सिस्टम था उसको, जिसको एपीएमसी के साथ जोड़ा, एफसीआई के साथ जोड़ा, पूरे उन स्ट्रक्चर्स के साथ जोड़ा, तो एमएसपी के साथ जोड़ा, तो वो जो संकट जब चरमराता है तो सबसे पहले उनके बीच में तो ये आवाज उठेगी। लेकिन ये आवाज जो है कृषि के संकट की जो है, वो यहाँ तक पंजाब और हरियाणा के साथियों की नहीं है, सभी जगह पे। यदि कोई कपास उगा रहा है तो उसका भी शुगर केन, यदि गन्ना उगा रहा है तो उसकी भी ये समस्या है। यदि आप अभी मैं अगली बातों पे आऊंगा, यदि आपको बताऊंगा, जब बाजार खोला जाता है विदेश की कंपनियों के लिए, बाजार के लिए खुले आयात निर्यात के लिए, तो उसमें केरल को भी असर होता है, तमिलनाडु को भी असर होता है, कर्नाटका को भी असर होता है। तो ये एक विभाजन करना और कहना कि ये पंजाब के, सबसे पहले जब सरकार ने बुलाना चाहा संघर्षशील किसान साथियों को, तो उसमें उन्होंने बुलाया किसको कि हम सर पंजाब के किसानों के जो संस्थाएं हैं, इकाइयां हैं, उनके साथ बात करेंगे। बहुत मुझे खुशी हुई कि किसानों ने एक बहुत की इकाइयों ने बहुत बड़ी समझदारी दिखाई, और उन्होंने जो कि कुछ 200 संगठन थे, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, 200 से भी ज्यादा, उसमें कुछ संगठन जो अभी भी नहीं थे, जो कि आज से पंजाब के आंदोलन से आए। जैसे कि मुझे जानकारी है कि 12 के करीब जो संगठन थे वो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी में थे, उन 30 में से बाकी 19 जो संगठन थे वो जो है ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं थे। तो एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का निर्माण हुआ, तो जिसमें ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी साथियों को लिया, हरियाणा के भी लोगों को लिया, गुरनाम सिंह चुन्नी को भी, उनकी भी इकाई जो थी उसकी भी लीडरशिप को लिया उस बीच में। और जब बातचीत करने के लिए अभी अपन ये किसान आंदोलनों के नुमाइंदे गए, तो उसमें वो भी सभी शामिल हुए। तो किसानों ने तो अपनी एकता बनाई, और हमेशा देश एक हुआ, तो वो आम आदमी की फ्रीडम मूवमेंट में भी हमने, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी यही देखा। और आज भी अपन किसानों के मूवमेंट, यदि कोई देश को इकट्ठा रख रहा है तो आम आदमी रख रहा है। सरकार तो जो है वो अपने
फायदे के लिए देश को बांटती है, विभाजित करती है रीजन के बेसिस के ऊपर। पंजाब हरियाणा का अलग है, पंजाब यूपी अलग। अभी इन्होंने यूपी के किसी कोई संघ है, किसानों का संघ है, उसे बुला के कहा कि वो लोग जो है वो तो इनके साथ संघर्ष में नहीं है, उनको जोड़ा अपने साथ पिछलग्गू बना के इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब बातचीत करने के लिए गए तो किसानों के नुमाइंदों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इनकी जो बातों के ऊपर गौर फरमाया जाएगा, लेकिन किया क्या गया? चाहे प्राइम मिनिस्टर था तो उसने मन की बात में ये कहा कि ये तो क्रांतिकारी कदम है, और जबकि किसान कह रहा है, और जैसे कि मैंने आपको उजागर भी किया अपनी बातों में, कि ये जो है एक ऐसा कानून है ये ऐसे, और जो कि कॉर्पोरेट रूट में इसके और 2-3 पक्षों पे अभी आने वाला हूं, लेकिन मैं इससे पहले कहने वाला हूं, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छे कदम है, आपको भाव मिलेगा, लोगों ने आपको एमएसपी को रिटर्न एश्योरेंस दी नहीं जा सकती ऐसा ये क्या? तो इस तरह की यदि आप कानून बना सकते हैं, जबकि मैं इतना बता दूं संवैधानिक तौर पे ये जो एक कृषि का मामला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट में जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट में आने का मतलब है स्टेट इसके ऊपर कानून बनाता है। मार्केटिंग के ऊपर सरकार जो सेंटर केंद्रीय सरकार कानून नहीं बना सकती, उसमें नीतियां जोड़ सकती है, कुछ इंस्टीट्यूशन को जोड़ सकती है, लेकिन कानून में फेरबदल करना ये विधानसभाओं में, असेंबलियों में इसका ही हक है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गैर कानूनी भी है, ये संवैधानिक भी नहीं है, ये जो जो कानून उठाए गए, लेकिन पार्लियामेंट में जिस तरह से पास किए गए बगैर बहस के और चर्चा के, उससे इस सरकार का पूरा जो चरित्र है वो तो दिखाई, और किसान के प्रति जो उदासीनता है, किसान के प्रति ना उसका कोई और देश की खाद्यान्न की सुरक्षा के बारे में मैं अभी आता हूं, आपको बताता हूं चीजें, ये जो सरकार कर रही है उससे कितना नुकसान हो सकता है यदि मैं उस पर अभी मैं बढ़ाऊंगा। तो ये उदासीनता जो हमने देखी, उसके साथ जो व्यवहार देखा, जो बर्ताव देखा, मैंने इसको ब्रिटिश सरकार के साथ कंपेयर किया है, और मैं उसमें कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सही कह रहा हूं कि जिस तरह से पार्लियामेंट में बहस, पार्लियामेंट है होता भी, यदि आपने पहले तो कानून बनाने का आपको हक नहीं था, इनमें से बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिसके ऊपर आपको बिल्कुल हक ही नहीं है इन तीनों कानूनों को बनाना ही नहीं, उसको कवर ही नहीं कर सकता, लेकिन आपने कवर किया तो उसके ऊपर बहस कराओ भाई, ताकि वाइडर डिबेट हो। वो तो करवाया नहीं, और वो भी कोविड के दौरान, जब एस्मा लगा हुआ है, जब एपिडेमिक एक्ट को जब सेंट्रलाइज कर दिया गया है, जब आपको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा। हम उस दिन जंतर मंतर पे थे, प्रोटेस्ट करने गए तो हमें कहा नहीं आप तो ये कर ही नहीं सकते। तो जब चाहते हैं हम उसका कोरोना के कानून का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और लेकिन पार्लियामेंट में पास करते हैं तो बिना बहस के और कोई वाइडर डिबेट के नहीं। यदि मैं जैसे कि बताया कि ये ऑल इंडिया समस्या है कृषि के संकट की, और ये इसको रीजनल तरीके पे, विभाजित के तरीके से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो चीज इसका अगला एक और पक्ष और बता दो, ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं। जो छुपा रहे हैं उन चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। जैसे कि मैं बताऊं कि ये बाजार खोले क्यों जा रहे हैं। एक तो अडानी और अंबानी है, अडानी के आपने यहाँ पे मोगा में और यहाँ पे उन्होंने स्टोरेज स्पेस लिया है। एफसीआई का लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा अडानी के हाथ में गया है। तो जो यहाँ के बड़े घराने हैं उनके तो हित ये पूरा करता ही करता है, और उसमें रिलायंस भी है, रिलायंस फ्रेश वाले हैं, ये जो बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स आ रही हैं, जो कि मतलब यदि करना था तो भाई फार्मर्स मार्केट के लिए सपोर्ट करो, कोऑपरेटिव्स के लिए सपोर्ट करो, वो छोटी जोते हैं हमारी, बड़ी ताकत के साथ जो कंपनियों की हैं, यदि उसको कहीं जूझना भी पड़े, मान लीजिए कई कई कमोडिटीज में जूझना पड़ता है, तो उसमें जो है कैसे बचाव किया गया। यदि मैं आपका ध्यान दिलाऊं तो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट भी यहाँ बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट हुआ करती थी, उसके द्वारा शुरू किया गया, और ऐसे कोऑपरेटिव बने भी, जैसे मिल्क में बना, जैसे कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना, आप मदर डेयरी की जानते हैं, आप अलग अलग और डेयरीज के बारे में जानते हैं। ये जितना भी जो हस्तक्षेप हुआ उससे कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव मूवमेंट को बल मिला, और उसी से जो है कहीं प्रोटेक्शन हुआ, नहीं तो बाहर की कंपनियां यहाँ पे होती थी,
पोल्सन का यदि नाम याद हो आपको, दूध में बनता, लेकिन अभी वो भी बहुत बड़े, उसमें भी बहुत परिवर्तन का लाए हैं इन्होंने, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या कोऑपरेटिव मूवमेंट। मिल्क में भी बहुत सारे और इश्यूज हैं, उसको अपन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने जिस बात पे आज अपन मुख्य फोकस कर रहे हैं, यदि उसके ऊपर अपन बात करें, रखें, तो वो जो फार्मर्स मार्केट्स हो सकती थी, कोऑपरेटिव्स हो सकती थी, उसके लिए रास्ता खोला नहीं, कंपनियों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए रास्ता खोला। और इसका एक और जो विदेशी बाजार के लिए खोलना, बताइए, आपको शायद जानकारी होगी भी इसके बारे में, कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है और जो यूरोपियन यूनियन है, वहां पे सिर्फ 4% फार्मर्स जो है यूएस में है, और अबाउट 7 या 8% जो फार्मर्स हैं यूरोप में। और हमारे यहाँ पे कितने, मैंने कहा 62% जनता जो है कृषि के साथ जुड़ी हुई है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली यदि जोड़े तो लंबी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे, और यदि आप फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर में डायरेक्टली कल्टीवेटर्स या उनकी भी जो पॉपुलेशन लेबरर्स की यदि जोड़े, तो वो 50% प्लस है एज फार। तो आधा देश, अपन 130 करोड़ का देश है, और उसकी इतनी बड़ी जनता, यदि पूरा यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया सबको मिला के भी यदि अपन उसकी तरफ, यदि आप उससे भी कहीं कहीं गुना ज्यादा हमारे लोग हैं, और वो कृषि के ऊपर आधारित है उनकी जीवन और आजीविका। उसको जो है आप किसके साथ कंपीट करने के लिए, प्रतियोगिता के लिए कह रहे हैं, जिनके लिए वो 4% के लिए, और वो भी वहां पे जो एग्रीकल्चर है, वो जो उसमें वो बहुत अलग तरह का एग्रीकल्चर है। वहां पे यहाँ की जोतें तो बड़ी छोटी हैं, वहां के तो जो फैमिली फार्म भी जो हैं, वो भी जो हैं कई हेक्टेयर्स के हैं, 100 हेक्टेयर्स के हैं उसमें, वो उनके छोटे फार्मर गिने जाते हैं, नहीं तो कॉर्पोरेट फार्मिंग है वहां पे। और पूरा जो उसको जो सब्सिडाइज किया जाता है, जिसमें कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, तो उसको वो सब्सिडी जो है वो हम उसको गिनना शुरू करोगे तो अब गिनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश के जीडीपी से भी उसके आसपास है। तो ये यदि वो सब्सिडी, जिसको कई कहते हैं कि हम वहां की जो गाय है, वो यहाँ के इंसान की एनुअल इनकम से 3 या 4 गुना उनकी एक एक गाय को सपोर्ट दी जाती है। वो गाय कौन किसकी है, वो प्रिसाइसली वो कॉर्पोरेट फार्मिंग की पार्ट है, उस फैमिली, बड़ी बड़ी कंपनियों का उसके ऊपर आधार होता है, वो रेंच जो फार्म्स हैं, तो उसके साथ आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। और जो सब्सिडी है वहां पे जो होती है, वो कई गुना है। तो उनका सब्सिडाइज माल हमारे यहाँ पे आके बेचा जाए, और आप कहें कि आप प्रतियोगी नहीं है, आपकी उत्पादकता कम है, ये जो है झूठ है। और ये जो उनके पास सरप्लस है, वो मार्केट्स ढूंढ रहे हैं, चाहे वो यूरोप में लोग हों, चाहे वो अमेरिका में हो, तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी है और न्यूजीलैंड भी है। अभी ये जो आरसेप के बारे में ट्रेड एग्रीमेंट जो था, आपने सुना, क्योंकि मैंने अडानी अंबानी ही की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा जो बाहर के बड़े कंपनियां हैं, उनकी आंख है इस देश के बाजार पे, इस देश के किसान के कृषि व्यवस्था के ऊपर। यदि आप उसको देखें, तो यदि मैं आपको उसकी तरफ ध्यान दिलाऊं, तो ये इतने सब्सिडाइज कंपनियां, उनके कमोडिटी को आप यदि यहाँ पे आने देंगे, तो हमारे किसान तो तहस नहस होगा। और हमने देखा है ये पाम ऑयल का, यदि आपको मैं एक उदाहरण दूं, कई उदाहरण दे सकता हूं, जो दूध का जब आयात होता है, इन इन जैसे उत्पादों का, और यदि आपने कनक के लिए भी ऐसा रास्ता कर दिया, धान के लिए भी ऐसा कर दिया, या दूसरे और भी कमोडिटीज के लिए कर दिया, तो यहाँ का संकट और गहरा होगा। मैंने केरला का ध्यान दिलाया था आपको, कि जो एशियन हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, उसके कारण केरला में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर खूब ऑपोजिशन है, चाहे वो रबर के साथ हो, चाहे वो दूसरी जो कैश क्रॉप्स है उसके साथ। तो हमने ये पाम ऑयल का मैंने उदाहरण ले रहा हूँ, क्योंकि उसने सरसों के तेल में मार पाड़ी। तो यदि आपका सरसों का फसल चक्र में आपका यहाँ पे है इस इलाके में पूरा, तो ये जो है हमने इसका प्रभाव जो देखे हैं, जब बाजार खुलता है और वे भी विदेश की माल, और उनका सब्सिडाइज माल यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे खूब कोहराम मचता है। और यदि ये रास्ता खोला जा रहा है, क्योंकि वो यूएस, अभी आपने खबरें पढ़ी होंगी, WTO में सितंबर और अक्टूबर और नवंबर में आखिरी मीटिंग जो हुई है, 30 नवंबर की है, जो कुछ दिनों की पहले की है मीटिंग, वहां पे दोबारा जो आप हम देख रहे हैं, बहुत सारे देश उसके ऊपर आप अपने हिंदुस्तान के ऊपर दबाव। पहले जो है आपको फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योरिटी एक्ट जो था, पीस क्लॉज के बारे में आपने सुना होगा, किसी तरह से हमने अर्न किया,
तो कुछ देर तक जो फूड सब्सिडी भी है उसको भी उन्होंने सवाल पूछा। यदि सवालों के ऊपर यदि मैं विश्लेषण करना चाहूं, तो यदि ब्रीफ में करना चाहूं, डिटेल में, मैं WTO के ऊपर मेरा जो काम रहा है मैं उसकी बहुत सारी डिटेल में जा सकता हूं। तो मैं मई 2018 की एक कमेटी की एक मीटिंग में यूएस ने कहा कि कनक को यहाँ पे 354 रुपए क्विंटल के प्रति से ज्यादा यदि आप MSP देते हैं, यदि प्राइस देते हैं, तो आप जो है सब्सिडी देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। और धान को 256 और 250 इतना का आपको ही देना चाहिए, प्राइसेस को देना चाहिए, नहीं तो आप जो है सब्सिडी दे रहे हैं। और आप 10% जो वहां पे रोक टोक लगी हुई है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में WTO में आपके ऊपर, वो 86 और 88 की प्राइसेस के ऊपर जब कैलकुलेट किया जाता है और एक्सचेंज रेट के ऊपर यदि आपको कैलकुलेट करके वो इस भाव बताते हैं। भाई इनपुट्स का भाव बढ़ा, सब कुछ भाव बढ़ा, लेकिन आप जो है रेफरेंस प्राइस वही रखेंगे, तो ये तो कहीं का न्याय नहीं है। और उसको आप अन्याय नहीं मानते ये देश की सरकार, और उसके ऊपर आप उसके लिए बाजार खोलते हैं। तो ये अभी सरकार ने इतना गैर जिम्मेदाराना काम किया, जिससे कि पता लगता है कि इनकी नीयत ही कुछ और है। तो यदि अब मैंने नीयत की बात इसलिए की क्योंकि ये डिसऑनेस्ट है, हर मामले में ये डिसऑनेस्ट है, बता नहीं रहे, मैंने कहा छुपा रहे हैं बहुत सारी चीजें। तो ये जो है इसका जो अंतरराष्ट्रीय पक्ष है, क्षेत्रीय पक्ष, ऑल इंडिया पक्ष, उसके ऊपर झूठ बोलना, और तीसरा अभी जो अंतरराष्ट्रीय पक्ष है इसका, इस पूरे मुद्दे का, यदि मैं उसके ऊपर यदि और मैं खोलूं, उसका खुलासा करूं, तो मैं जो खुलासा कर रहा हूं उससे ये बड़ा साफ निकलता है कि भाई वहां पे जो हो रहा है उसमें यदि आपने बायलैटरल एक्ट कर रहे थे, न्यूजीलैंड क्या आपसे लेना चाहता था? यदि RCEP में यही दूसरा जो एशियन कंट्रीज हैं वो उसके लिए क्या रास्ता खोलना चाहते थे? अपने हिंदुस्तान को बाजार बनाना चाहते थे, और आप सब्सिडी देते नहीं। आप देते क्या है? किसान सम्मान के नाम पे 6,000 रुपया, वो भी जो है लड़के लोगों के बाद, जब वो लड़ रहे थे तो उसमें आपने ये टुकड़ा फेंकने की कोशिश की। लेकिन वो भी यदि मैंने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पढ़ूं तो उसमें भी किसानों के बहुत ही छोटे हिस्से को, मतलब एक रिपोर्ट तो जो है कि जो उसका जो लाभ है वो डबल डिजिट की भी परसेंटेज की फिगर से कम है। तो मतलब 10 से भी कम है। तो क्योंकि उसके बाद 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो डबल डिजिट हो गया। तो ये जो और वो भी कुछ नहीं है, क्या है, यदि हम लोग यदि आज इन मोबाइल को लेने जाएं या करें तो इसमें, या दूसरी जो शिक्षा की जरूरत है, सबका निजीकरण कर दिया। और आप जितना भी यदि आज इसके तरफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जिसको आप बाई करते हैं, उसके भाव तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन किसान की इनकम के लिए स्वामीनाथन कमेटी 2006 की कमेटी थी, बिठाई गई, उसके ऊपर अमल करना चाहिए था। उन्होंने जो प्राइस तय किया है ना, C2+ वाली प्राइस, जिसमें कि सारी लागतों को अकाउंट किया जाए और उसके बाद MSP अनाउंस किया जाए, वो भी नहीं आप करते। उसका भी बहुत 1/3 हिस्सा जो है बहुत सारी फसलों में ही लोग, एवरेज के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग फसल के ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ, वो उसको आपने दिया है, तो आप पूरी लागत भी नहीं दे रहे। तो किसान को मतलब, लेकिन अन्नदाता को, किसान को, जिसको आप इस समय संघर्ष जो कर रहा है, उसकी बात सुनने की बजाय आप एक कमेटी बना के कह रहे कि नहीं तो ये रेवोल्यूशनरी है, तो फिर आप कह क्यों रहे? यदि तो पहले किसानों की बात सुन लो। आप पूछ रहे हैं ऑब्जेक्शन, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी तो 2006 में थी। उस कमेटी में तो जो पूरी नीतियां जो दी गई हैं, उसके ऊपर जो सुझाव दिए गए, आप उसके ऊपर अमल कर सकते थे। आप कह रहे हैं कि एक कमेटी और अगले दिन, जिसको अपन कहते हैं एक कमेटी के ऊपर एक दूसरी कमेटी, तो डेथ बाई कमेटी। तो किसान मरे, कमेटियां बनाओ, लेकिन कमेटियों के ऊपर कोई अमल ना करो। करो तो उल्टा करो, जो कानून बनाओ तो बिल्कुल ऐसे बनाओ जिसमें कंपनियों के और विदेश के सब्सिडाइज्ड कमोडिटी को आप यहाँ पे बाजार बनाने के लिए कानून नीतियां बनाओ। ये कहाँ का न्याय है? और इसको बताया नहीं, छुपा रहे हो ये वाली बात। और ये लगा, और इंडो US बायलैटरल एक्ट के बायलैटरल एक हो रहा था अभी, जिसको पीयूष गोयल ने कहा सिर्फ स्याही लगाने की जरूरत है, जब इलेक्शन हो जाएगा US में, जब नई सरकार बन जाएगी, तो इनकी आशा थी कि ट्रंप जो है
वो शायद जीत सकता है। तो ये उसके साथ फिर लेकिन उनको पता लगा कि शायद वो नहीं होगा। हालांकि वहां ट्रंप और बाइडेन में कितना नीतियों के ऊपर फर्क है वो तो अभी समय बताएगा, लेकिन ज्यादा पुराना भी हमें अनुभव है, उतना बड़ा फर्क नहीं है। तो क्योंकि वो सारे लोग फ्री ट्रेड के ऊपर, ऐसे ही मुक्त बाजार की जिसकी बात की जाती है, व्यापार की बात की जाती है, उसी नीतियों को वो रखते, क्योंकि वहां पे बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत ताकतवर हो गई। ये ऐसा नहीं था पहले, लेकिन हिंदुस्तान में भी अभी वही बड़े घराने कंपनियों को मजबूत कर देना। भाई ये देश में यदि हमने अपने खाद्यान्न सुरक्षा का कहीं पे हमने कुछ लक्ष्य पूरा कर पाए, हालांकि उसमें भी बहुत कमियां हैं, मैं लेकिन इस समय नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं चाहता हूं कि वो उसके ऊपर फोकस किया जाए, और लेकिन उसके ऊपर भी कभी अपन फोकस कर सकते हैं कि हमारा कृषि का रास्ता होना क्या चाहिए, जो कि हमारे को फार्मर्स इनकम, इन्होंने डबलिंग ऑफ इनकम की बात की। आप चले जाइए वेबसाइट के ऊपर, रिपोर्ट ही रिपोर्ट है, और यदि आप एक्चुअल आंकड़े देखें तो फार्मर्स की इनकम में स्टेग्नेशन है, कोई बढ़ाव नहीं है, बल्कि बहुत सारे हिस्सों में तो किसानों को नुकसान हुआ है, उनकी आमदनी को कमी हुई है। और यदि पूरे उसकी आमदन जो उसकी होती थी, क्योंकि उसी घर से खेती ही नहीं होती थी, जैसे कि मैंने मालूम है कि मोर देन 40% जो है वो रूरल नॉन फार्म इनकम आती है। तो जो रूरल नॉन फार्म इनकम है वो तो और कम हुई है कोविड के दौरान। तो यदि टोटल इनकम यदि देखें तो जिसकी ये डबलिंग की इनकम बात करते हैं किसानों की, वो तो बिल्कुल संभव ही नहीं हो पाया है। और ये कह रहे थे कि ये तो इनका लक्ष्य क्या था कि 2021 या 22 तक का होना था ना, जहां तक मुझे, यदि मैं गलत ना डेट याद कर पा रहा हूँ, तो यदि इनको और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, तो अब तो जो है पूरा जीडीपी में भी डिक्लाइन पता लग रहा है। और जो इनकी नीतियां, चाहे वो जीएसटी के कारण थी कोविड से पहले भी, या चाहे वो डिमोनेटाइजेशन के कारण थी, उसमें उसका असर सबसे बड़ा ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो कि अनरेगुलेटेड इकोनॉमी है, उसके कारपोरेट इनकम में उतना असर नहीं पड़ा जितना कि उनका। और इसी तरह से ये भी जो कानून है ये उन्हीं की इनकम बढ़ाए। आज ये हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पे यदि आप देखें इस देश में, यदि किसकी इनकम बढ़ी है, कितने लोग हैं जिनके जिनके पास 50% है। ऐसे कोई यदि वो ऑक्सफैम की यदि रिपोर्ट के बेसिस पे अपन जाएं, तो इनके प्रॉफिट जो इनकम है, वेल्थ है जो है, वो ये कुछ घराने जो है वो कंट्रोल करते हैं 50% ऑफ द इनकम। बाकी जो 50% ऑफ द वेल्थ और असेट्स हैं वो बाकी लोगों के पास है। ये मतलब 130 करोड़ के देशों में कुछ धनाढ़ लोगों को, मुट्ठी भर धनाढ़ लोगों को, कुछ 50 लोगों को, उनको 50% उनकी वेल्थ हो, और बाकियों की उसमें जो है 130 करोड़ हो, उनके पास वो बाकी 50%। तो यदि और आंकड़े स्क्यूड यदि देखा जाए, और डीपर एनालिसिस किया जाए, और फाइनल ग्रेन एनालिसिस किया जाए, तो आपको पता लगेगा कि रियल वेजेस जो हैं वो बढ़ी नहीं है, बल्कि अभी इन्होंने 3 लेबर कोड लाए। यदि आप उसको भी जोड़ के देखिए, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। किसान घर से जो है वो जवान भी बनता है, मजदूर भी वहीं से आता है। और ये जवान हो या मजदूर हो, या पुलिस का जवान हो या मिलिट्री का जवान हो, ये सभी लोगों की जो आमदनों से वो घर चला करते थे, उनके कुछ अगले बच्चों का परिवार पलता था। ये बल्कि ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो पूरी सोच है, ये बड़े घरानों की कॉर्पोरेट लूट को खड़ा करने के लिए उनको पूरा और ये प्राइवेट सेक्टर का बात नहीं है, पब्लिक सेक्टर का बात नहीं है, ये कुछ ओलिगार्क जो कि धनाढ़, रिलायंस, अंबानी, अडानी, जिनके पास जिनके पास मोनोपोली पावर है, ये कहा करते थे कि पब्लिक मोनोपोली है एफसीआई, तो ये प्राइवेट मोनोपोलीज को बढ़ाना। क्योंकि ये जनसंघ, मैं तो अमृतसर से आया हूँ दोस्तों, मैं यहाँ से पहला एमएलए जीता था पुराना, वहां पे जनसंघ का प्रभाव था पार्टीशन के दौरान से, हिंदू मुसलमान की ये पूरी लड़ाई को जो बना के रखते थे, और उसी के कारण ये उसका लाभ उठाते थे उस राजनीति का, और कुछ लोगों के मन में जहर भरते थे, उस जहर को भरते हुए ये जीतते थे कुछ जगह पे चुनाव। और इनकी राजनीति क्या होती थी, नीतियां क्या होती थी, यही होती थी कि जो है अमेरिका का रास्ता लेना है। लेकिन अमेरिका का रास्ता का मतलब क्या है? Benny, I will come back. I'm just in a lecture. I'll come back. I'll come back. हाँ। तो जो मेरा कहने का अर्थ है दोस्तों,
तो यदि यदि ये देखा जाए तो ये किसान सही कह रहा है कि भाई आप मेरी आजीविका पे जो है खतरा है और देश की सुरक्षा पे खतरा है, खाद्यान्न सुरक्षा पे खतरा है। तो हमने शीर्षक क्या लिया कि हम किसानों का आंदोलन हमारा आंदोलन, किसानों की दिल की आग हमारी दिल की आग। तो ये एक कंज्यूमर के ऊपर असर पड़ेगा। हमारे पास अल्टरनेटिव विकल्प हैं और कानून, उसके ऊपर स्वामीनाथन कमेटी की ही रिपोर्ट के ऊपर यदि अमल कर लिया जाए तो बहुत सारा रिलीफ उसी से किसान के मिल सकता था। उस संकट में कहीं ना कमी आ सकती थी। तो ये यदि अपन इसके ऊपर कुछ और पक्ष यदि मैं इसके उठाना चाहूं तो वो 3 पक्ष हैं कि देखो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कम हुई, लगातार कम हुई, और हिंदुस्तान जल्दी से यूएस वाली 4% वाली फार्मिंग पॉपुलेशन 96% वाले में नहीं पहुंचना। यही एक इन्होंने सोचा था जब पूरे ये रिफॉर्म जो जिसको नव उदारवादी उदार कह रहे थे कि हाँ नहीं हमने लोगों को एग्रीकल्चर से निकालना है और निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों का भी, अर्थशास्त्रियों का ये विश्वास हुआ करता था कि ऐसा होने वाला, लेकिन इतिहास बताता है, अर्थव्यवस्था की जो गति बताती है, अर्थव्यवस्था की जो संरचना में परिवर्तन हो रहे हैं वो बताते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ज्यादातर लोग जो है ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। ज्यादातर कहना चाहिए कि वो छोटे पेटी प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं और उनके पास उनके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, उनके उत्पादन की जो ताकतें और जो शक्तियां छिन जाती हैं, जो कि लैंड सबसे पहली शक्ति होता है, जिसके ऊपर कंपनियों का खूब इस समय आंख है। और वो लैंड कैसे गिरवी रखा जाए। हमने तो देखा, कंपनियों ने कहा कि अपन बहुत सारी बात, मुझे याद है जब 1988-99 में सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर की, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर की बात हुई, जिसके लिए इंटरनल लिबरलाइजेशन, तब वो जो है 91 नहीं अभी हुआ था, मैं 1988 की बात कर रहा हूँ। हमने दिल्ली साइंस फोरम से एक लिखा था पैम्फलेट, उषा मेनन और हम सब साथियों ने मिलके, कि एनीथिंग फॉर अ डॉलर, मीनिंग पेप्सी कह रही थी कि हम जो है निज्जर जालंधर में वो फैक्ट्री खोलेगा और वहां से जो है वो टमाटर को प्रोसेस करके और दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके भेजेगा। लेकिन भेजा क्या? बासमती, उसने उत्पादन जो बाहर भेजा गया। तो यदि इन्होंने जो एक्सपोर्ट का कंपनियों का जो है वो कम है, आयात ज्यादा होगा और नुकसान होगा। यदि मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो अभी निर्यात किया भी, जो किया वो भी इतना गैर जिम्मेदाराना तरीका, जिससे कि देश की पूरी नीतियों के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाए। अभी तक अपन डब्ल्यूटीओ में जाके क्या कहते थे, और उसमें सच्चाई है, अपन यही कहते थे कि हमारा एग्रीकल्चर जो है सर्वाइवल का एग्रीकल्चर है, सब्सिस्टेंस का एग्रीकल्चर है, हमारी अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए। हमारा एग्रीकल्चर निर्यात करने के लिए उस तरह का कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है। और अपन इसीलिए जो है, हमारे तो जो टैरिफ भी जो हुआ करते थे वो बहुत कम होते थे। जब चावल के ऊपर तो टैक्स जो है वो टैरिफ हुआ करता था 0 जैसे की हुआ करता था। तो किसी, यदि टैरिफ के एंगल से देखा जाए, सब्सिडीज के एंगल से देखा जाए, क्योंकि और तीसरा जो मार्केट एक्सेस के बारे में लिया जाए, तो तीनों जो पक्ष हैं जो डब्ल्यूटीओ में, उसके ऊपर हमारा एक आधार था कि हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर नहीं है। और इन्होंने क्या किया? गैर जिम्मेदाराना काम किया। सरकार को कोई माफ नहीं करना चाहिए, और ये उसी के साथ जुड़ी हुई बात है जो कि कोई अभी भी किसानों के बीच में भी इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हो रही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है दबाव है उन विकसित देशों का हमारे ऊपर कि अब अपना सब्सिडी रिजीम खत्म करें, अपने टैरिफ्स को अपन कम करें और हमें उनको मार्केट एक्सेस दिया जाए। तो ये जो मामला है, इसी के लिए ये जो स्टेट की इंटरवेंशन है उसके हस्तक्षेप को खत्म कर रहे हैं, अपने डीरेगुलेट कर रहे हैं। एपीएमसी भी इसीलिए खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट मार्केट को भी। तो ये नव उपनिवेशवाद के लिए रास्ता खुलने वाला है। इंपीरियलिज्म गया नहीं है, अभी भी है। न्यो कॉलोनियलिज्म अभी भी है, और वो एग्रीकल्चर में देखते हैं। जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर था, साथियों आप जानते होंगे, मैं नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन पेटेंट लॉ डब्ल्यूटीओ का को कन्वीनर था मिस्टर कैला साहब के साथ। तो जो है हमने ये 23 एग्रीमेंट थे, उसमें ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हुआ करता था। हमने उसी को प्रिसाइसली उस समय जब एनालाइज करके कहा था कि यदि आप एग्री कर रहे हैं, प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे उस समय, कांग्रेस सरकार, हम तो उससे भी लड़े और अपन बीजेपी से भी लड़ रहे हैं। तो
ये उस समय उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट बहुत अच्छा है हमारे किसानों के लिए। हमने कहा नहीं, बिल्कुल ये गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है, आप इसको एक्सेप्ट ना करो। बल्कि शुरू में हमारी लड़ाई तो पेटेंट लॉ से शुरू हुई थी, लेकिन ये पहुंची एग्रीकल्चर। तब भी यदि आपको याद होगा, बहुत बड़े किसान आंदोलन किए थे हमने दिल्ली में। ये लड़ाई लड़ी थी तब तो बीपी सिंह और टिकैत और जो है मुलायम सिंह और बहुत सारे लोग हमारे साथ चला करते थे उस समय। और उस समय भी जो है बीजेपी भी हमारे साथ चला करती थी, कहती थी कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं उसका व्यवहार, उसका वो साफ करता है, हमें चरित्र मालूम है इनका। और ये यदि अनुभव बता रहा है, अब तो अनुभव कंफर्म कर रहा है कि ये जो है इन्होंने गैर जिम्मेदाराना बात जो की, वो एफसीआई में जो स्टॉक पड़ा था उसको एक्सपोर्ट किया। भाई ये इसको एक्सपोर्ट करना, जो कि आप जिसको सब्सिडी देते हैं, उसको ये जो है गैर जिम्मेदाराना काम है, क्योंकि वो पूरे उस आर्गुमेंट को खत्म कर दिया कि हमारा एग्रीकल्चर खाद्य सुरक्षा के लिए, हमारे अपने सर्वाइवल के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए। ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूं कि भाई हमें अपने नीतियों को विश्लेषण यदि हम नहीं करेंगे, यदि लोगों को पता नहीं लगेगा, लोगों के बीच में जाके, तो लोगों के ऊपर लगेगा कि भाई ये कानून ठीक है यार। पहले भी तो बहुत सारी कमोडिटीज जो हैं वो एपीएमसी में सारी थोड़ा जाती थी, बिकती थी। और कई आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि एमएसपी को तो बहुत कम लोगों को फायदा, वो सफल हो जाएंगे। वो लोग अपनी आवाज को आज तो पंजाब फॉर फार्मर्स हो रहा है, हरियाणा फॉर फार्मर्स हो रहा है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। पंजाब फॉर फार्मर्स का मतलब है कि किसी बीजेपी के एमएलए को भी जाके मजबूर करते हैं लोग, और वो उसके ऊपर दबाव पड़ता है तो पता लगता है। हरियाणा में भी मैंने सुना है कि एक इंडिपेंडेंट एमएलए के ऊपर उसने इनके साथ नाता तोड़ा है। जो है ये जो दबाव बनाना, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन हमारा आंदोलन है, और ये हमारा आंदोलन मतलब हमारी अपने जीवन के साथ जुड़ा हुआ आंदोलन है। हम रोज अपन उनका अन्न खाते हैं, वो हमारे अन्नदाता है। और यदि किसान मरता है, और बहुत छोटी जोत वाला है, वो कोई बड़ा धनाढ्य आदमी नहीं है, और ये उसको ये बहुत सारे लोग अखबारों में लिखते हैं ये रिचर पेजेंट्री है, या थोड़ा सा उनके पास समर्थ है, तो इसका मतलब ये आपको अच्छा नहीं लगता। आपके ये धनाढ्य उसको कंपेयर करो तो उसको जो है, और जो उनके वो उनको भी आप खत्म करना चाहते हो, इसका मतलब उनको भी आप गरीब भी देखना चाहते हो। तो ये कास्ट सिस्टम, जिसको ये हिंदुत्व के नाम के ऊपर उस सोसाइटी को दोबारा बनाना चाहते हैं, जिसमें कहीं परिवर्तन आना शुरू हुआ था, आज दोबारा वही वर्गीय तौर पे सोचें, जातिगत तौर पे सोचें, तो किसी भी तरह से सोचें, यदि ये वही एक पुराना समाज जो फ्यूडल समाज जो था, उसको एक नए तरीके से नियो फ्यूडल, नियो कैपिटलिस्ट समाज, अर्थव्यवस्था को, समाज को, परिस्थितियों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी राजनीति, वो भी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है, कॉर्पोरेट इस न्यूलिबरल नव उदारवादी पॉलिटिक्स के साथ। ये मत सोचिए कि उससे कहीं अलग है। तो यदि आज यदि यदि उसको मैं, यदि उस लिंक को मैं यदि एक्सप्लोर करूं, यदि आपको जो इनको करूं, तो जो है वो परिवर्तन कहां से, अभी यदि आप चाहे एजुकेशन में देख लीजिए, चाहे हेल्थ में देख लीजिए, चाहे इसमें किसी में भी यदि देखें, तो उसको निजीकरण करता है, और उसका जो है प्राइवेट जो संस्थाएं जो होती हैं, तो उसमें किसको सबसे पहले जो है बाजार में जिनकी पहुंच होगी, वो उन्हीं की होगी जो उच्च जातियों के थे। तो जो दलित है, मजदूर है, जिसको आप लेबर कोड के द्वारा और मारते हैं, किसान को और मारते हैं, तो वो जो चाहे तो मध्यम जातियों से आता था, जिसको ओबीसी कहा जाता है या एससी एसटी कहा जाता है, या औरतें यदि अपना हक मांग रही थी, महिलाएं अपना हक मांग रही थी, पट्टे में हक मांगती थी। यदि आज आपने करना दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, सिंगू बॉर्डर के ऊपर, मैंने कई लड़कियों को बात करते हुए देखा, नौजवान की, हम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हम अपनी लड़ाई तो जो घर में है कि भाई हमें हिस्सा मिले, पट्टे में हमारा अधिकार मिले, वो हम लड़ेंगे। लेकिन यदि हमारे पास जमीनें ही नहीं रही, यदि हमारे पास कोई हमारी असेट्स ही नहीं रहे, और यदि कंपनियों के पास चले गए, तो हम क्या अपने किसके साथ उसके ऊपर आगे का मुहिम करेंगे कि भाई हमारा भी अधिकार दो, ज्वाइंट पट्टा होना चाहिए। तो आज महिलाएं मूवमेंट हमारे, जो अभी आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका सबसे बड़ा जो हमारा समर्थन हमने इकट्ठा किया, वो है महिला आंदोलन से, चाहे वो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, आइडवा है, जहाँ और एनएफआईडब्ल्यू है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन है, जहाँ ये और जो अभी आपका यदि देखें
तो ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन है, या दूसरे प्रगतिशील और सांस्कृतिक महिलाएं संस्थाएं हैं, वो जुड़ी। हमारे साथ जुड़ा कौन? राइट टू फूड कैंपेन जुड़ा, पीयूसीएल जुड़ा, जनवादी लेखक संघ जुड़ा हमारे साथ। तो ये जो पूरे हिस्से हैं, ये हिस्से, और पहले हमारे मजदूर और किसान और स्टूडेंट जो है इकट्ठे लड़ रहे थे कंधा से कंधा, चाहे 26-27 की लड़ाई हुई, नवंबर की बात कर रहा हूँ, स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। तो ये जो कहना कि ये सिर्फ किसान का और रिचर किसान का और पंजाब के किसान की लड़ाई है, ये बिल्कुल गलत है। और ये ऑल इंडिया लड़ाई है, और इसके इंटरनेशनल पक्ष हैं, इसमें उपनिवेशवाद है, उसमें जो है बड़े घरानों का और विदेशियों का सबका अपना जो हित है उसको ये छुपाते हैं। उस हित को एक्सपोज करना, और ये संकट, यदि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर यदि अपनी बात को और जोड़ दूं, तो ये जो कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें सारी कॉस्ट रिकवर करना चाहते हैं। कनाल का पानी तो अलग, और ट्यूबवेल का पानी हो तो बिजली से तो नहीं खेती होती, खेती तो होती है पानी से। और यदि पानी वो जो ट्यूबवेल का होगा, जो कि ज्यादातर हमारा ग्राउंड वाटर के ऊपर है, चाहे हरियाणा हो या पूरे देश के और हिस्से हों, उसमें ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन खेती के लिए होता है। 90% का ग्राउंड वाटर जो है अभी एग्रीकल्चर में यूज होता है, तो वो उसमें से ज्यादातर हिस्सा जो है वो ग्राउंड वाटर का है। और यदि उसको देखा जाए तो उसके ऊपर जब बिजली के दाम बढ़ते हैं तो लागत बढ़ती है। मैंने इनपुट्स की बात की, यदि मैं कंपटीशन कमीशन को मैं एडवाइस किया करा पिछले, जब मोंसांटो, बेयर और सिंजेंटा और ड्यूपॉन्ट और डो जो बड़ी कंपनियां हैं, इसकी जब मर्जर हो रही थी, तो उसके ऊपर मैंने बताया कि ये जो इनपुट्स हैं, ये जो है उसको जो उसके ऊपर जो इनका कब्जा हो रहा है, पहले क्या होता था, पब्लिक सेक्टर का कब्जा हुआ था, उस पब्लिक सेक्टर का जो है कब्जे को खत्म किया इन्होंने, और इन कंपनियों को ला रहे, खुली छूट दे रहे, उसके ऊपर कोई रोक टोक लगाना नहीं चाहते थे। और ये सरकार की तरफ हुआ, कंपटीशन कमीशन के लोग तो तैयार थे, लेकिन जब सरकार से पूछा गया तो सरकार ने कहा नहीं नहीं, अब नहीं होगा, ये तो मोंसांटो का ही एग्रीकल्चर होगा। तो ये नियत जो है, ये मैं 2017-18 की बात कर रहा हूँ, इसी सरकार के तहत कर रहा हूँ। मैं तो उस सेक्रेटरी जो आईसीआर के हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो डायरेक्टर जनरल है, मैं उनकी कहता है, जानते हैं हम एक दूसरे को, वैज्ञानिक अपन इकट्ठे एक दूसरे को जानते हैं। तो जब बात हुई, जब मैं कंपटीशन कमीशन में उनको कमेटी में भी बुलाया गया, तो उन्होंने कहा छोड़ दो यार, अब तो जो है एग्रीकल्चर, सरकार तो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर चाहती है, आपकी लड़ाई तो हारी हुई लड़ाई है, आप तो ये जीत नहीं सकते, तो हम तो कन्विंस कर नहीं पाएंगे अपने सेक्रेटरीज को, अपने मिनिस्टर्स को। तो मिनिस्टर्स का रंग तो हम देख रहे हैं, बहुत साफ दिख रहा है कि जो इस तरह से हमने जो बदला था, निजाम बदला था, ब्रिटिश निजाम बदला था, तो ये सब हिस्से जब विश्वास किया करते थे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को अपनी तरह से निर्मित कर सकते हैं, हम अपने रास्ते आप बना सकते हैं, उसमें पब्लिक सेक्टर का रास्ता खुला। हमने एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट के साथ नहीं जोड़ा, हमने अपनी खाद्य सुरक्षा के साथ जोड़ा। चाहे उसमें कई कमियां हो सकती हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में, जितनी भी आप देखें, लेकिन उस रास्ते में देश जो है कहीं आत्मनिर्भर अभियान की ये बात करते हैं, इनके जो रास्ते हैं बिल्कुल उल्टे हैं, देश को गुलाम बनाने के रास्ते हैं। और यदि उसमें यदि मैं जाना कहूँ, आज इंडिया सबसे बड़ा फर्टिलाइजर का इंपोर्टर है मेरे साथियों। चाइना का फर्टिलाइजर इंपोर्ट तो कम हो गया, हमारा फर्टिलाइजर आज अपन बाजार में जाते हैं, इसी यदि बाजार जाते हैं तो फर्टिलाइजर में हमें मुंह मांगे दाम देने पड़ते हैं। वो तो माफ करिएगा, क्योंकि पेट्रोल की और क्रूड पेट्रोल की इस समय प्राइसेस कम है, तो फर्टिलाइजर की प्राइसेस बढ़ी नहीं तो जो है आप फर्टिलाइजर इनपुट की सब्सिडी जहां बढ़ेगी और जहां फर्टिलाइजर को महंगा करेंगे। आपने अपने पूरे जो शोध भी है संस्थान में, उसको भी खत्म किया, कर रहे हैं, आपकी पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ये सारा जो नव उदारवादी जो पूरा सोच है, उसमें जो है कि छोटा किसान मजदूर बन जाए, वो जो है मजरा किसान भी जो है एक तरह से, आजकल तो वो भी हमने बहुत सारे जो सर्वेक्षण देखे हैं, उसमें ये पाया है कि वो जो है उसमें वो आजकल कई बार मजदूरी के लिए मजबूर हो रहा है, नहीं तो उसके घर के नौजवान जो है अब खेती करना नहीं चाहते, और लेकिन बाहर नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है, तो खेती के ऊपर वो आके अपने घर के ऊपर जा तो वो निर्भर हो जाता है।
तो ये जो आम आदमी, चाहे की आत्मनिर्भरता हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता हो, किसी भी नजरिए से आप ये देखें, इनकी नीतियां हमें जो है तबाह करने के लिए कगार के ऊपर ला रहे। मैं इसको बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। इतनी सुसाइड्स होना, इतना इंडेटेडनेस होना, इतना निजीकरण के बाद इनकम कम हो जाना, और इनइक्वालिटी जो गैर बराबरी हो जाना, और ये जो है आप इसका यदि उसी का विस्तार होता है, बल्कि रोक नहीं लगती है, तो ये क्या रास्ते अपोज नहीं करने चाहिए? ये आपका और हमारा जिम्मा नहीं है कि अपन किसान के साथ कंधा से कंधा मिला के। मैं आखिरी बात इसके ऊपर यदि जोड़ना चाहूं, मुझे मालूम नहीं मेरा कितना समय मैंने ले लिया है, लेकिन मैं लंबी बात करने को, बहुत कुछ और बातें करने को है, क्योंकि हमने नेशन फॉर फाइबर में जब हमने कॉन्फ्रेंस की थी, उसका एनालिसिस किया था हमने, उसका जो मटेरियल बनाया है, उसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें की जा सकती हैं, और भी शेयर की जा सकती है, साझी की जा सकती है, जो कि जरूरी है तो शेयर करना। लेकिन एक लेक्चर में सब कुछ नहीं हो सकता। यदि भाई कहूं तो ये जो इसके हमारा आंदोलन, ये मैं कहता हूं कि एक लंबी सर्दी के लिए तैयारी कर लीजिए। मैं न्यूक्लियर विंटर की तरह कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर स्ट्राइक तो कर दी इनके लॉज ने, और उसके बाद जो विंटर होती है वो बहुत खतरनाक होती है, जो आंविक। आपने हमारे पीपल साइंस मूवमेंट के और दूसरे आंदोलनों में जो हमने मटेरियल निकाला था, हम न्यूक्लियर विंटर की बात किया कर, तो मैं बढ़ चढ़ के बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये जो विंटर अभी आने वाली है, यदि इसको जूझे नहीं, तो ये गर्मी में भी विंटर का मामला बढ़ेगा। क्योंकि आपकी जो ताकत जब महामारियों से लड़ने की कम हो जाएगी, तो आपके ऊपर जो कहर है, जो तबाही है, वो जो आती है, अभी देखा नहीं कोविड के दौरान माइग्रेंट्स के ऊपर, कम से कम 30 करोड़ के करीब लोग जो उसमें प्रभावित थे उसमें, और हमने क्या किया? कोई संरक्षण नहीं। हमने उनके लिए अभी जो 3 लेबर कोड लाए, उसको उसमें डीरेगुलेट कर दिया। उनको कहा ज्यादा घंटे लंबे काम करो और वेजेस मत मांगो। किसके लिए? किसके मुनाफे के लिए? किसकी वेल्थ को बढ़ाने के लिए? क्या इन नीतियों के हिस्सा जो किसान के ऊपर जो कहर आ रहा है, देखिए किसान को ही सिर्फ लड़ना होगा? नहीं, माफ कीजिएगा, ये हमारी लड़ाई है, किसानों का आंदोलन, किसानों की लड़ाई, हमारी लड़ाई है, आपके बच्चों की, आपके रोजगार की, हमारे खाद्य सुरक्षा की ये लड़ाई है। आशा करता हूं कि इस लड़ाई को हम जो है जत्था लेके जाना पड़े, नाका करना पड़े, रोकना पड़े, उसमें साथ देंगे, और उसमें ऑफकोर्स नियोजित तरीके से, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, ताकि नहीं तो इस सरकार को तो इस्तेमाल करना हो तो एंटी नेशनल भी बनाएगी, आपको टेररिस्ट भी बताएगी, सब बता रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी कर रही है ऑलरेडी, लेकिन उससे आप जूझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको अपने दूसरे सेक्शन में किसानों के साथ यदि आप अपना जो जुड़ाव कर रहे हैं, यदि उसका एक आधार बनाना है, तो उसके लिए ये पूरा जिम्मेदारी से काम करना है, संघर्ष को और इन नीति को एक्सपोज करना है, और इनके विकल्प अपन चर्चित किए जा सकते हैं, और चर्चित थे विकल्प, जो हरित क्रांति खड़ी हुई वो भी विकल्प था, और उसमें यदि विकल्प में अभी और कमियां यदि दिखी, तो उसमें उस विकल्पों को ऊपर काम किया जा सकता है। हमें बहुत सारी एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, चाहे बीज का उत्पादन हो, चाहे नई फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो, और सॉइल और वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम हो, और यदि किसी भी तरह से यदि प्रोडक्शन के रास्ते को चेंज कर रहा है, उसमें मार्केट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नॉन मार्केट कैलकुलेशन जिसको मैंने बात की, वो बहुत फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और आज तो क्लाइमेट चेंज के कारण एग्रीकल्चर में खूब रिस्क बढ़ रहा है। उस रिस्क के साथ यदि अडेप्टेशन करना है, तो हमें मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, कई ऐसे फसल चक्रों की अपनाना पड़ेगा रिस्क को कम करने के लिए, और हमारी एक्सटर्नल इनपुट के ऊपर जो है एक नया संरचना होनी होगी, और जो हमें यूज करना है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को रिस्टोर करना है, उसको कंजर्व करना है, उसके द्वारा हम अपने कृषि को की लागत को कम कर पाए, हमारे रिस्क को कम कर पाए। नुकसान होंगे, जाड़ा पड़ेगा कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत ओले पड़ सकते हैं, कभी बहुत गर्मी होगी, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवन क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ रही है। उसको एग्रीकल्चर को जो है जो डील करना है, उसके रास्तों में जो परिवर्तन लाने हैं, उसमें बहुत सारी नीतियों की जरूरत है। उन नीतियों को सरकार तो कर सकती है, कॉर्पोरेट हमारी केयर करेगा? माफ करिएगा, बिल्कुल नहीं। अभी तक जो कॉर्पोरेट का जो पूरा रास्ता रहा है, वो तो ना तो लाइबिलिटी एक्सेप्ट करता है,
चाहे उसने अपने पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए तो उसका कोई लाइबिलिटी नहीं एक्सेप्ट करता, तो हमारे ऊपर बर्डन डालता है और अपने मुनाफे को देखता है। अपने मुनाफे को देखने के लिए वो तो चाहते हैं कि हम अपने हितों के लिए लड़ेंगे नहीं, किसानों के साथ नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ना है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कम से कम 270 के करीब लोग, पता नहीं जूम में थे, मुझे मालूम नहीं फेसबुक लाइव पे थे। लोगों में एक उभार है, लोगों में एक आशा है कि ये किसान ने लड़ा है, किसान ने इसको एक झटका दिया है, और इस झटके को खत्म ना होने दीजिए साथियों। संघर्ष होगा, कहीं ना कहीं दमन भी होगा, लेकिन मिलके लड़ेंगे तो ये दमन को भी जूझ सकते हैं, इन और संघर्ष में सफल हो सकते हैं। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं साथियों, इजाजत लेना चाहता हूं। आशा करता हूं कि हम सड़क पे किसान के साथ कंधा से कंधा मिला के जाएंगे। किसान के पास यदि कोई सवाल है, यदि ये बरगलाते हैं, उनको भ्रमित करते हैं, तो उसका जवाब देंगे, उसके लिए अपन सीखेंगे। अपन जन विज्ञान आंदोलन के साथी हैं, उसके सिपाही हैं, उसके लड़ाई हैं, उसकी हमारा शिक्षा ही सबसे बड़ा, समझ ही एक, उसके ऊपर हमने तो कई एक्सपेरिमेंट किए हैं हरियाणा। कॉमरेड बलजीत सिंह बियान है, डॉक्टर हैं, कॉमरेड सुरेंद्र दलाल हुआ करते थे, रहे नहीं अब हमारे बीच में। उनके पूरे जो साथी हैं, उन्होंने जो रास्ते के लोगों को तैयार कर रहे हैं, उनकी समझदारी, उनकी क्षमताओं को विकसित कर रहे हैं, कई रास्तों को खोला। मैं साथी धर्म सिंह, उस दिन उन्होंने इसके ऊपर आयोजित किया था अपना हिसार में पूरा कार्यक्रम, मैंने उसको ज्वाइन किया, बहुत ही बढ़िया था। वो जो डॉक्टर साहब बोले, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे साथ, जो हमारे इवन तो किसान लीडर भी जो हैं वो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकले। आप जानते हैं मैं नाम क्या लूं आपके पास, वो आपके बीच में, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कितने साथी हैं वहां पे। उन साथियों के नेतृत्व के साथ, किसानों के साथ लड़के हमें अपना उनका साथ देना है, जन विज्ञान आंदोलन को, हमें दूसरे साथियों को, और महिलाओं का आंदोलन है, स्टूडेंट्स का आंदोलन है, और बहुत हर पक्ष पे, हर कदम के ऊपर उनके साथ चलना है, साथ देना है। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों, मुझे मौका मिला, मैंने आपके साथ बातचीत की। मुझे आशा करता हूं कि आपको इस बात में मुझे कहीं न कहीं आपकी बढ़ने में, आपका हौसला बढ़ने में, आपकी समझ बढ़ने में, उसके ऊपर हमने एक बातचीत कर पाए, उसके लिए आप आगे और कोशिश करेंगे, और आप अपनी भूमिका निभाएं, हम इकट्ठे मिलकर भूमिका निभाएं, कोई भी ये संभव है। बहुत बहुत